एवरीवन, मैं हूं कुमार संजय सर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। और आज होने वाला हमारा है लिटरेरी टर्म्स एमएच इब्राहिम का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इन लेक्चर्स में आपको वो टर्म्स पढ़ाए गए हैं जहां से डायरेक्टली हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर कहीं और भी एग्जाम दे रहे हैं तो वो हर जगह आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, एमएच इब्राहिम किताब में बहुत सारे टर्म दिए गए हैं जहाँ से ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ से प्रश्न बनते हैं। अभी दिक्कत यहाँ पर ये है कि भाई इतने सारे टर्म्स दे रखे हैं तो हम क्लासीफाई कैसे करें कि कौन सा हमारे टीजीटी के लिए है, कौन सा पीजीटी के लिए, कौन सा एलटी के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, ये प्रश्न रहता है एस्पिरेंट्स के सामने। तो इसलिए हम आपको वो टर्म्स अपने आप खुद देख करके समझ करके आपके लेवल के बना रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट लेवल का क्वेश्चन जो है वो आपके टीजीटी में पूछ दिया जाए। अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो वो पेपर में कैंसिल हो जाएगा। भाई कैसे आप पूछ सकते हैं ये? तो वो टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वही हमको पढ़ना है। अननेसेसरली हमें कहीं पर टाइम नहीं देना है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। 110% जो आपको लेक्चर यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा, ठीक है। बट ऑन अ वन कंडीशन, अगला भी मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा, लेकिन क्या कर रहा भाई, आपको हमारे लिए इतना सा काम करना है यार कि इसको भाई शेयर जरूर किया कीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें। अभी आप देखो यार भाई, मैं आपको आपके घर तक वो कंटेंट पहुंचा रहा हूँ जो आप कहीं बाहर नहीं पा पाएंगे। और बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो कहीं जा नहीं पाती हैं, ठीक है, उनके अब घर में कहीं बाहर नहीं जाना दिया जाता है, तो घर बैठ कर ही आप हमारा वीडियो देखते रहिए। आपको घर बैठ कर ही आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, धीरे से बटन दबा दो यार। इतने भी मतलब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, 10 अप्रैल से हम लोग रैपिड रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं टीजीटी का। अगर आप में से कोई इच्छुक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए गए होंगे, 2 नंबर, उस पर आप कॉल करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एकदम ऑफर आपके लिए है, केवल 499 आपको पे करना है और आप डेली हमारा क्लास शाम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये आप देख रहे हैं, देखो पहला वर्ड आपके सामने है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ देख रहे हैं लिखा है एटमॉस्फेयर। ध्यान देना, देखो एटमॉस्फेयर ये हमारे प्रश्न में मतलब पेपर में आ सकता है। तो बेसिकली समझते हैं इसको क्या है कि एटमॉस्फेयर जो क्या है, बेसिकली एक इमोशनल टोन होती है, ये याद रखना है, जो कि परवेडिंग अ सेक्शन और द होल ऑफ अ लिटरेरी वर्क। ये ध्यान देना। मतलब एटमॉस्फेयर कुछ नहीं होता है, सिंपल सी भाषा में समझो। एटमॉस्फेयर क्या है, एक इमोशनल टोन होती है जो कि पूरे के पूरे वर्क में आपको वही देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे हम लोग जो है भाई कोई भी हॉरर मूवी देखते हैं, तो हॉरर मूवी में क्या भाई दिखाया जाता है हमको, है कि भाई बड़ा सा मतलब आंधी तूफान आएगा, बिजली कड़केगी, दरवाजे चूं चूं चे चे होंगे, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब इस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर बनाया, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो वहाँ पर है सॉरोफुल चीज़ें होने वाली हैं, या फिर ग्लोमी एटमॉस्फेयर, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग वहाँ पर होने वाली है। अब अगर हैप्पी हैप्पी सा बना दिया गया तो वहाँ पर कुछ अलग प्रकार की इवेंट होने वाली। तो एटमॉस्फेयर से हमें ये पता लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो पेपर में याद रखना, अगर पूछा जाए ये वाला कि भैया जी क्या है कि इज द इमोशनल टोन परवेडिंग अ सेक्शन ऑफ द होल ऑफ अ लिटरेरी वर्क, ठीक है, विच फॉस्टर्स इन द रीडर्स एक्सपेक्टेशन एज टू द कोर्स ऑफ इवेंट, जो कि ये बताता है, रीडर को समझ में आता है कि आखिर लगभग एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि इस वाले वर्क में क्या हमें देखने को मिलेगा या फिर क्या हो सकता है। तो ये वाली फीचर जो है किसकी है, आपको ऑप्शन में देगा मोटिव है, थीम है, एटमॉस्फेयर, तो हमारा आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर। तो कहाँ ध्यान देना, नंबर 1 पॉइंट याद रखना, इमोशनल टोन होगी जो कि पूरे के पूरे लिटरेरी वर्क में होगी, और इसमें कोर्स ऑफ इवेंट जो है वो इस प्रकार से सेट की जाएंगी कि जो आपका एटमॉस्फेयर जो यहाँ पर टोन है उसको देख करके आपको पता लग जाएगा इसमें क्या है। जैसे या तो वेदर हैप्पी, या तो हैप्पी हो सकती है, और कॉमनली टेरिफाइंग हो सकती है, या फिर डिजास्टर्स हो सकती है। अब जैसे मैकबेथ आपने पढ़ा है, मैकबेथ में इस प्रकार से एटमॉस्फेयर बना दिया कि 4 विचेस दिखाई गई हैं, वो प्रोफेसिस करती हैं, आंधी तूफान में, थंडरिंग में मिलती हैं, वो भी आइसोलेटेड प्लेस में मिलती हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, इसमें दिखाया गया कि शायद अब कुछ जो है अजीब मिस हैपनिंग जो है होने वाली है। तो वो एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा प्ले में वही चलता रहता है, तो उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द अनदर नेम एटमॉस्फेयर, तो हमारा आंसर हो जाएगा मूड। ये वाला हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सेकेंड वर्ड ऑफ एटमॉस्फेयर,
तो याद रखना एम्बियंस भी होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। एम्बियंस बेसिकली क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो लगातार यहाँ इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बन ही रहे हैं, हमसे जो है सेकंड नेम पूछा जा रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एम्बियंस दिया है तो एम्बियंस लगाएंगे, लेकिन एम्बियंस किस लैंग्वेज से लिया गया है, फ्रेंच से। अगर वो नहीं दिया है, मूड दिया है, तो हम मूड लगाएंगे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी, समझ गए ना। तो हमारा अगला है ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप बेसिकली ये टीजीटी के हिसाब से तो नहीं है, बाकी पीजीटी वाले हैं, एलटीएफ या पर कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए हमारे यूजफुल है। अगर मान लो टीजीटी में आ भी गया तो आपको ये पता होगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टीजीटी पीजीटी दोनों ही दे रहे होंगे। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप बेसिकली क्या है, ये एक नाम है ग्रुप का, जिसमें बहुत सारे राइटर्स, इंटेलेक्चुअल या फिर पेंटर्स एसोसिएटेड हैं। और एक लंदन में एक ब्लूम्सबरी जगह है, वहीं पर ये लोग गैदर हुआ करते थे, तो वहीं से इसका नाम हो गया ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो ये क्या है, बेसिकली ब्लूम्सबरी ग्रुप है। ये एक नेम जो है वो अप्लाइड किया जाता है किसको, एक इनफॉर्मल एसोसिएशन, मतलब फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है, याद रखना। राइटर्स का, आर्टिस्ट का या फिर इंटेलेक्चुअल्स का ये ग्रुप है। और ये ब्लूम्सबरी जो है बेसिकली एक जगह है, कहाँ पर, सेंट्रल लंदन में, ठीक है। अब ये हमें याद नहीं करना है कि कहाँ पर जगह, कहाँ से मतलब नहीं, बस इसमें याद रखना जो मैं नाम बता रहा हूँ। अगर प्रश्न ये बना सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, तो कौन सा मेंबर नहीं वो आपको याद रखना है। तो कौन कौन इसके मेंबर हैं, तो एक हो गए आपकी वर्जीनिया वुल्फ, दूसरे हो गए ये फॉरेस्टर, तीसरे हो गए आपके डंकन ग्रैंड, और चौथे वेनिसा वेल जो कि वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर हैं, और यहाँ पर आपके क्लाइव वेल हो गए, और ये रोजर फ्राई हो गए। दीज आर द नेम्स ऑफ अ ब्लूम्सबरी ग्रुप्स राइटर्स, राइट। ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला हमारा करेक्टर आ रहा है ये फ्लैट करेक्टर। देखो बेसिकली फ्लैट फ्लैट करेक्टर मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझो। आई होप you know about E.M. Forrester. So there was a work of E.M. Forrester, Aspects of the Novel, from where a round character and a flat character terms were coined, right? If the question is being asked who gave the term round character, flat character, the answer will be generally E.M. Forrester. If the work is if the question is being asked like this, that what is the name of that work, from where, है ना, the flat character round character terms were taken, तो our answer will be aspects of the novel. तो याद रखना है। अब ये फ्लैट करेक्टर क्या होता है, मतलब फ्लैट करेक्टर हम सिंपल समझो, ये हर जगह पर पर्सन प्लेस के हिसाब से बदलता नहीं है, हर जगह पर एक ही जैसा रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हमारे सामने जो है, हमारे सामने बहुत टॉक्टिव है, और ठीक है घर में बहुत साइलेंट रहता है, या फिर घर में बहुत साइलेंट रहता है तो बहुत बोलता है, या फिर हमारे सामने बहुत सीधे बने हैं और अकेले में जो है मार और तंग नारे पड़े हैं। तो ये क्वालिटी जो है वो राउंड करेक्टर की होती है। लेकिन अगर जहाँ पर होता है फ्लैट करेक्टर, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, जैसा सामने आपके है वैसे हमारे भी रहेगा, मतलब हर स्थिति पर्सन के सामने एक ही जैसा रहना। और इसकी खास बात क्या होती है, इसमें एक सिंगल सा आइडिया होगा, और एक ही इसके अंदर क्वालिटी मिलेगी, बदलेगी नहीं, वो हमेशा एक ही जैसी रहेगी, स्टेबल। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ें क्या ध्यान देनी है, तो फ्लैट करेक्टर क्या होता है, बेसिकली एक टाइप होता है, अ टाइप, या फिर कह सकते हैं टू डायमेंशनल होता है ये, ठीक है जी, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फ्लैट में लिख देंगे सिंगल डायमेंशनल, गलत आंसर है, आपको याद रखना टू डायमेंशनल, ठीक है। ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि फ्लैट करेक्टर इज टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, या फिर वन डायमेंशनल, या फिर मल्टी डायमेंशनल, तो याद रखना टू डायमेंशनल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। दूसरी बात क्या याद रखनी है, फॉरेस्टर ने कहते हैं कि इज बिल्ट अराउंड अ सिंगल आइडिया, याद रखना ये फॉरेस्टर ने कहा है कि जो फ्लैट करेक्टर होगा उसमें एक सिंगल आइडिया होगा या फिर सिंगल क्वालिटी मिलेगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हु सेड दैट अ फ्लैट करेक्टर विल हैव अ सिंगल आइडिया और सिंगल क्वालिटी, तब आंसर क्या हो जाएगा, E.M. फॉरेस्टर, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए वेरी गुड है। एंड इज प्रेजेंटेड विदाउट मच इंडिविजुअलाइजिंग डिटेल, इसके बारे में कोई डिटेल मिलेगी नहीं, देयरफॉर कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड एडेक्वेटली इन अ सिंगल फ्रेज और अ सेंटेंस। अब अगला आता है राउंड करेक्टर। राउंड करेक्टर का मतलब मैंने बताया कि भाई जो बदल जाए आदमी, हमारे सामने कुछ हो और आपके सामने कुछ हो, जो हमेशा बदलता रहे, तो ये कॉम्प्लेक्स करेक्टर बोला जाता है, इसको समझना आसान नहीं होता है। और राउंड करेक्टर में जो है आप एग्जांपल्स पाएंगे, ये जो फॉल स्टॉप होता है, ठीक है, मैंने बताया फॉल स्टॉप जो होता है वो उसी में आएगा आपका। तो राउंड करेक्टर जो है ये क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है टेम्परामेंट में, ठीक है, एंड मोटिवेशनल, एंड इज रिप्रेजेंटेड विद द सबटल पार्टिकुलरिटी, मतलब ये चतुर टाइप का आदमी होगा, चतुरित होगा, तभी तो हमारे सामने कुछ तुम्हारे सामने कुछ हो।
लेकिन एक बात याद रखो, आजकल फ्लैट करेक्टर वालों की चलती उलती नहीं है, जो आदमी राउंड करेक्टर का उनका ही चलता है। इनके अंदर जो है फ्लैटरिंग आनी चाहिए, है ना, लोग तारीफ करें सामने वाले अपना काम निकालने के लिए। तो हमारे सामने कुछ और, तुम्हारे सामने कुछ और, ऐसे लोगों की ही दुनिया बची हुई है, बाकी सब मोहमाया है। अगला है कोरल करेक्टर। कोरल में याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरल करेक्टर जो होंगे बेसिकली रेफर्स टू अ पर्सन विद इन द प्ले। तो याद रखना है, ये कोरल करेक्टर कहाँ देखने को मिलेंगे, पहली बात तो याद रखना, प्ले में मिलेंगे, ठीक है। हु स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द एक्शन, याद रखना जिन्हें एक्शन से कोई लेने देना नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना, यहाँ लिखा है अपार्ट, पेपर में क्या कर देंगे, हु स्टैंड्स विद कर देंगे, तो विद नहीं है। हाँ, कोरल करेक्टर्स आर दोज करेक्टर्स हु स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द एक्शन, एक्शन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी वो बोलेंगे, ठीक है ना, उससे ऑडियंस को पता लगेगा। तो लिखा है एंड बाय हिज और हर कमेंट्स प्रोवाइड्स द ऑडियंस विद द स्पेशल पर्सपेक्टिव। लेकिन जो कमेंट करेंगे, जो बात बोलेंगे, उससे पता लगेगा कि यार इस व्यक्ति का अपना अलग ही दृष्टिकोण है। मोस्टली जितने आपने फूल्स देखे होंगे शेक्सपियर के प्लेज में, तो हम देखते हैं कि जो फूल्स हैं वही शेक्सपियर महोदय हैं, क्योंकि फूल्स इतनी बुद्धिमानी वाली बात करता है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, है कि नहीं है। और कैरेक्टर्स इतनी बुद्धिमानी वाली बात नहीं करते हैं, तो उसके दिमाग से, उसकी बात से हमें पता लगता है कि कैसा इसका पर्सपेक्टिव है, जबकि उसका कोई एक्शन में ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो याद रखना ये ऑफन एन आयरोनिक पर्सपेक्टिव, लेकिन लगभग इसका जो कोरल करेक्टर का जो पर्सपेक्टिव होगा वो कैसा होगा, आयरोनिक होगा, थ्रू विच टू व्यू द अदर करेक्टर्स एंड इवेंट्स, जिससे हम दूसरों के बारे में और इवेंट जो हो रहे हैं उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो हमें क्या याद रखना है, कोरल करेक्टर्स क्या करेंगे, प्ले के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है, जिनका एक्शन से कोई लेने देना नहीं होता है, बस क्या करते हैं, अपने कमेंट से ही सब कुछ करते हैं, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे आपके यहाँ पर फूल हो गया किंग लियर में, इन्हें और बारबस कहाँ हो गया, एंटोनियन क्लियोपाट्रा में, और थर्सेस कहाँ हो गया, ये ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में। अब अगर प्रश्न ये बना दिया, देखो ये जो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ ये बेसिकली पूरा का पूरा एम एच अब्राहम की किताब से है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम में आपने देखा था प्रश्न बनाया गया था कि भाई विच आर एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर, तो जो एम एच अब्राहम की किताब में दे रखा था ना, मच अडू अबाउट नथिंग और लव्स लेवल लस्ट, वही सीधे एग्जाम्पल पूछ लिए हैं। इस बार ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरल करेक्टर, तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपको वहीं पर ऑप्शन में मिलेंगे, देख करके लगा देना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रोमांटिक कॉमेडी, देखो समझते हैं रोमांटिक कॉमेडी। बेसिकली याद रखना रोमांटिक कॉमेडी को डेवलप किसने किया, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अगर हमसे आया जाए कि हु डेवलप्ड रोमांटिक कॉमेडी, आंसर लगाएंगे एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट। अब ये ध्यान रखना, ऑन द मॉडल ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रोज रोमांस, बेसिकली ये एलिजाबेथन जो ये रोमांटिक कॉमेडी है किसके बेस पर डेवलप हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ प्रोज रोमांस हो जाएगा। चलो हाँ करते हैं बेटा, अभी कॉल करते हैं, थोड़ा रुको। तो क्या हो जाएगा, प्रोज रोमांस। अब ये प्रोज रोमांस पर बेस्ड है, जैसे कि आपने देखा थॉमस लोज का है रोसालैंड, ठीक है ना, और रोसालैंड के ऊपर कौन सा शेक्सपियर का वर्क बेस्ड है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एज यू लाइक इट। तो ये कई बार पूछा भी गया कि भैया व्हाट इज द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट, क्या सोर्स इसका है, तो हम क्या बताते हैं, रोसालैंड हो गया, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना, जो भी रोमांटिक कॉमेडी होगी, जो भी मैं फीचर्स बता रहा हूँ बस वहीं ध्यान देना, जहाँ भी रोमांटिक कॉमेडी होगी पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, ऐसी कॉमेडी में आपको क्या मिलेगा, एक लव अफेयर्स मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक सुंदर सी कन्या होगी, ठीक है, और वो कन्या क्या करेगी, हमेशा अपने आप को डिस्गाइज करेगी एज अ मैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस भी कहानी में एक हीरोइन अपने आप को एज अ मैन डिस्गाइज्ड करती है और उसमें एक लव अफेयर दिखाया जाता है, तो समझ लेना दीज आर द सिम्टम्स ऑफ, हाँ ठीक है। और आपको पता ही कि भाई और जो प्रेम होगा उनका आसान नहीं होगा भाई, वो प्रेम प्रेम क्या है, जो मतलब लात घूंसा जूता चप्पल बिना खाए सफल हो जाए। कितने सारे एग्जाम्पल होंगे समाज में, भाई प्रेमी और प्रेमिका जो है अलग नहीं हुए हैं, है ना, चाहे कितनी भी उनके सामने जो है तूफान आ गए हों, बाप ने कितना भी मारा हो, है ना, गांव वाले ने लताड़ा हो, लेकिन नहीं, फाइनली क्या होता है आपने देखा होगा इन दोनों को बारात करवा दी जाती है,
पहले कष्ट हुआ, बाद में बारात हो गई, समझ लो ये क्या है, रोमांटिक कॉमेडी हो गई। तो इसका एक टैगलाइन याद रखना, अगर ऊपर वाले ने याद रहे कि द कोर्स ऑफ दिस लव डज नॉट रन स्मूथली। ठीक है, अगर ये आ जाए कि जो प्रेम का जो रास्ता था बेसिकली वो ऐसे यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, बड़े कष्ट उठाने पड़े थे। तो ये लाइन भी बताना कहाँ से ली गई है कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर गोज स्मूथ रन स्मूथ, ये कहाँ से ली गई बताना है। इस लाइन को समझ रहे हैं, अगर इतने पूछ लिया जाए कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी, तो रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, तो ये भी हो सकता है। ऊपर से भी ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा तो आप तब लगाइएगा, अगर ये नहीं आ रहा नीचे वाला पूछ लेगा तब भी। और इसकी खास बात क्या है, लास्ट में एंड कैसे होगा, इसमें हीरो हीरोइन क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उनकी शादी बारात ब्याह उनका हो जाएगा। ठीक है, और प्रेमी प्रेमिका आखिर जीत जाएंगे। ये है किसका एग्जाम्पल, रोमांटिक कॉमेडी का। ठीक है, एक एक चीज बताया हूँ, अच्छे समझना, केवल पॉइंट पे याद रखना। अगला समझते हैं, देखो सटायरिक कॉमेडी है, याद रखना। सटायरिक कॉमेडी मोस्टली क्या करती है, जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज होती हैं, या फिर जो फिलोसफिकल ऑर्डर होता है, डॉक्ट्राइन जिसको कह सकते हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये रिडिक्यूल करेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी डू यू फाइंड द रिडिकुलस पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स, किस वाले वर्क में फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन जो भी दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका, या फिर कोई राजनीतिक नीति बनाएगी उसको खंडन या उसका मजाक किस वाली कॉमेडी में उड़ाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सटारिक कॉमेडी। बात समझ में आई कि नहीं आई, आया ना। और एल्स अटैक डेविएशन फ्रॉम द एक्सेप्टेड सोशल ऑर्डर, या समाज में जो चीजें चल रही होंगी वो वाला नियम कानून फॉलो ही नहीं करेंगे, उसके अलावा हटके काम करेंगे, तो होता है मेकिंग रिडिकल्स द वॉयलेटर्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ मोरल्स मैनर्स। अब याद रखना, अगर पूछ लिया जाए हु आर द मास्टर, हु इज द मास्टर ऑफ सटारिक कॉमेडी, तो याद रखना सटारिक कॉमेडी के मास्टर कौन है भैया जी, द अर्ली मास्टर ऑफ सटारिक कॉमेडी वाज एरिस्टोफेनीज। ठीक है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ग्रीक के राइटर हैं। बात समझ में आई क्या, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज द फादर और अर्ली मास्टर ऑफ सटारिक कॉमेडी, तो आंसर क्या हो जाएगा, एरिस्टोफेनीज। अभी आगे और इसका पार्ट मिलेगा देखने को। अब ये जो आपके सटारिक कॉमेडी है, तो शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे बेन जॉनसन महोदय। ठीक है जी, उन्होंने भी सटारिक कॉमेडीज लिखी हैं, जैसे कि वॉलपोल हो गया, ठीक है, ब्रॉथलम फायर हो गया, ये इनके एग्जाम्पल है बेन जॉनसन के सटारिक कॉमेडी के। सटारिक कॉमेडी का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव कॉमेडी। ये भी इंपॉर्टेंट, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सटारिक कॉमेडी, देन आवर आंसर विल बी करेक्टिव कॉमेडी। ये बात समझ में आ रही होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कॉमेडी ऑफ मैनर समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से फिर से बनेगा, लेकिन अब कैसे बनेगा वो बता रहा हूँ। पहली बात याद रखना है कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर है बेसिकली ओरिजिनेट हुई है न्यू कॉमेडी से, ये पॉइंट याद रखना। पॉइंट नंबर हो गया ये 1 ऑफ द ग्रीक मिनेंडर, कहाँ से, मिनेंडर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रॉम वेयर द कॉमेडी ऑफ मैनर वाज ओरिजिनेटेड, तो क्या आंसर हो जाएगा, न्यू कॉमेडी। या फिर आपसे कहा जाए कि हु इज द फोरनर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर, तो आंसर हो जाएगा मिनेंडर। एक बात याद रही, चलो वेरी गुड। अभी समझना, अब ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर है ये ओल्ड कॉमेडी से अलग है। ओल्ड कॉमेडी मतलब सटारिक कॉमेडी, समझ में, जहाँ पर एरिस्टोफेनीज थे वो ओल्ड कॉमेडी थी, वो सटारिक कॉमेडी थी। हालांकि सटारिक कॉमेडी ये भी है, लेकिन ये और सटारिक कॉमेडी दोनों अलग है, कैसे अभी पता लगेगा। तो ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर है ये बेसिकली ओल्ड कॉमेडी से अलग है, और ये किससे ओरिजिनेटेड है, न्यू कॉमेडी से। ठीक है ना, ओल्ड कॉमेडी से कौन था, सटारिक कॉमेडी। अब याद रखना, जिस ओल्ड कॉमेडी को किसने जो है मतलब रिप्रेजेंट किया था, तो एरिस्टोफेनीज ने। बाद में इसको जो है डेवलप किसने किया, आगे लेकर के कौन गया, तो ये प्लोटस हो गया और टेरेंस हो गया। तो अगर आपसे आ जाए हु डेवलप्ड ओल्ड कॉमेडी, तो आंसर क्या लगाएंगे, प्लोटस और टेरेंस। ठीक है, याद रहेगा। अभी सेंचुरी नहीं, इन द 3rd and 2nd सेंचुरी, ये इससे मतलब नहीं है। अब ये ध्यान देना, जो कॉमेडी ऑफ मैनर है इसके बारे में आपको आगे डिटेल में पता लगेगा। इसके एग्जांपल्स हम देख लो कौन से, लव स्लेवर, लॉस्ट एंड मच अडो अबाउट नथिंग। वैसे चाहे तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, देखो कॉमेडी ऑफ मैनर बेसिकली क्या होता है, आपको मेन चीज समझनी है। सोफिस्टिकेटेड लोग दिखाई जाएंगे, सोफिस्टिकेटेड मतलब हाईली, मतलब वेल मैनर्ड। अपर क्लास उनका होगा अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, या अपर क्लास सोसाइटी, अरिस्टोक्रेटिक पीपल दिखाए जाएंगे। ये क्या करेंगे, इसमें सटायर होगा,
उनके जो रहन सहन है उसके ऊपर सटायर मारेंगे। तो बेसिकली सटायर का मतलब क्या होता है? सटायर का मतलब ये नहीं कि किसी का जो है एकदम मतलब नीचा दिखाना होता, नहीं। सटायर डजंट मीन टू डिमिनिश समवन, बट सटायर इज यूज्ड टू रेक्टिफाई द पेटी फॉलिज ऑफ द पीपल हु कमिट्स, है ना। अब याद रखना कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर है ये बेसिकली अभी आपको आगे पता लगेगा, इज अ फॉर्म ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी, ठीक है ना। किसकी? रेस्टोरेशन कॉमेडी लिखा हो या फिर ये रोमान जो है कॉमेडी ऑफ मैनर लिखा हो, एक ही है, ठीक। यहाँ देखो, रेस्टोरेशन फॉर्म owns much brilliant the dramas of the French writer Molière। अब याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंग्लैंड ड्रामा वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो याद रखना फ्रेंच ड्रामा। अगर इंग्लैंड का ड्रामा किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है? फ्रेंच के द्वारा। व्हाई? As we know कि with the ascension on the throne of Charles II, restoration era was started, right? Because the monarchy was restored in 1660, right? Earlier, the Charles II was living in the court of Louis XIV in France. So whatever he has observed in the court of Louis XIV, like manners, cultures, and values, so all those things he brought out and he just implemented in his country. That's why each and everything was totally based on French civilization, culture, and values, and that's why he just implemented on all and everywhere. You will find out there was a debauchery, foppery, licentiousness was prevailed. So when the writers of that particular era saw that all and around there was a debauchery, licentiousness, and foppery was prevailed, they began to write on the basis of their manners, and their manners were satirized by the writers. That's why we can see that during the restoration era satires was highly used to rectify the petty follies of the people. तो अब ये कहने का मतलब ये हुआ कि रेस्टोरेशन, अगर पूछा जाए ड्रामा किससे इन्फ्लुएंस्ड है तो सिंपल सा आंसर लगा देंगे, इंग्लिश ड्रामा किससे इन्फ्लुएंस्ड है, रेस्टोरेशन ड्रामा किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो हम लगा देंगे फ्रेंच ड्रामा से, ठीक है ना। अगर पूछे इनका जो है मॉडल कौन है, तो मोलायर हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब ये रेस्टोरेशन या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होता है, तो याद रखना इसमें सोफिस्टिकेटेड पीपल दिखाए जाएंगे, अपर क्लास सोसाइटी से एसोसिएटेड होंगे वो, ठीक है जी। और हमेशा याद रखना इनमें जो डायलॉग होगा, मेन चीज क्या है, इनमें जो डायलॉग होगा उसमें रिपार्टी देखने को मिलेगा। रिपार्टी का मतलब होता है मतलब जी जवाबी करके बोलते हैं, जैसे हमने कुछ कहा आपने तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया, विटी रिमार्क उसको बोलते हैं। रिपार्टी के लिए वन वर्ड में क्या है, विटी रिमार्क। जैसे आपने बोला फट, बहुत बुद्धिमानी वाला हमने उत्तर आपको दे दिया, ठीक है जी, है मतलब फजूरी करके ऐसा कुछ है, हिंदी में बोलते हैं। तो रिपार्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कॉमेडी ऑफ मैनर में, या फिर कह सकते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी में। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी विल यू फाइंड आउट रिपार्टी, किस प्रकार की कॉमेडी के फॉर्म में आपको रिपार्टी देखने को मिलेगी, तो आंसर होना चाहिए रेस्टोरेशन कॉमेडी या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर, याद रखना, ठीक है जी। तो रिपार्टी अकेला भी आ सकता है, तो क्या है ये? विटी कन्वर्सेशनल होता है, ठीक है जी। इसका मतलब गिव एंड टेक, किसी ने कुछ कहा, आपने सुना, फिर उसका जवाब दिया। तो रिपार्टी भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं है? अभी ध्यान क्या रखना है, पूरा याद नहीं करना है, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, हमको केवल जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वहाँ ध्यान देना। कहीं पर भी अगर रेस्टोरेशन कॉमेडी पूछा गया होगा तो वहाँ पर पॉइंट नंबर 1 सोफिस्टिकेटेड लिखा होगा या फिर अरिस्टोक्रेटिक लिखा होगा, अरिस्टोक्रेटिक लिखा हुआ। नंबर 2 पे अपर क्लास है, याद रखना पेपर में लोअर क्लास कर सकते हैं, मिडिल क्लास कर सकते हैं, आपको ध्यान क्या देना है, अपर क्लास लिखा है, ठीक है। चौथा क्या है, इसमें जो है रिपार्टी देखने को मिलेगा, है ना। अब एक अगला हमारा और लास्ट है आज का, फार्स है। फार्स बेसिकली क्या होता है, एक टाइप होता है कॉमेडी का, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, जो भी ऑडियंस होते हैं वो ऐसा कुछ दिखाया जाएगा कि मार हंसते हंसते उनका जो है तोंद फूल जाएगा, यानी कि वैली लाफ कह सकते हैं या फिर वॉचरस लाफ कह सकते हैं, ठीक। तो अब इस बार का पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है 2025 के लिए लगा लो। देखो 110% यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पेपर में आपके फंसेगा जरूरी क्वेश्चन। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर द एग्जाम्पल ऑफ फार्स, तो आंसर याद रखना, एक तो टेमिंग ऑफ द श्रू हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फार्स, पहला। अगला याद रखना, इसमें एक नॉकिंग अबाउट सीन है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन विच ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले डू यू फाइंड द नॉक अबाउट सीन, तो आंसर क्या हो जाएगा,
टेमिंग ऑफ द शुरू हो जाएगा और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर हो जाएगा। तीसरा पूछा जाए, हाँ ये आपको मिलेगा, मतलब इतना सीन है जिससे आपको आप हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। ठीक, तो ये रहे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेटम्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप जितना हमारा वीडियो फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतना मोटिवेटेड होंगे और फिर हम आपके लिए ऐसे ही आपके एग्जाम से पहले जो है टर्म्स लेकर के आऊँगा जहाँ से आपके प्रश्न पूरे फंसेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत।